इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में, तो कहीं आप कुछ मिस ना कर दें, इसलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप। मैं राजेश कुमार हूं यूपी लैब पॉडकास्ट पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में बीजेपी को लगे झटके से। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए और हमने देखा कि किस तरीके से उसके बाद बवाल हुआ और मामला कोर्ट तक गया। इसकी वजह है कि 36 मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 मतदान को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर हफ्ते भर में फैसला सुनाया गया और हमने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को विजय घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 इनवैलिड को घोषित किया वैलिड वोट, जिन्हें रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने अवैध बताया था। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, चलिए बताते हैं हमारी अगली पॉलिटिकल अपडेट में, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल रिकैप में अरविंद केजरीवाल की बात हर बार हो ही जाती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को आप कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया, जो हमने आपको अभी बताया है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण मौजूद हैं और वे चीफ जस्टिस के जरिए फैसला सुना रहे हैं। बड़ी बात कही उन्होंने विधानसभा में संबोधित करते हुए। केजरीवाल ने कहा कि ये भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। तो एक तरीके से तंज, प्रहार और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के बहाने बीजेपी पर तगड़ा वार। तो ये केजरीवाल का अपना स्टाइल है। केजरीवाल ने दावा किया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में बढ़ती तानाशाही के लिए एक कड़ा संदेश है। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में जैसे धांधली हुई वैसे ही पाकिस्तान में भी हुई थी। तो देखिए कैसे चंडीगढ़ चुनाव को पाकिस्तान से केजरीवाल जोड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवद गीता का जिक्र करते हुए कहा कि राम, कृष्ण, शिव, पार्वती सभी भगवानों के भक्त हमारे देश के साथ हैं। बीजेपी का अधर्म जल्द ही खत्म होगा और देश में धर्म कायम होगा। जब बात अरविंद केजरीवाल की चल रही है, तो आइए आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जो पीछे ईडी की तरफ से लगातार समन पे समन जा रहा था, तो एक और समन गया है। मतलब अब 7वां समन ईडी का चला गया केजरीवाल के पास, लेकिन वो अभी भी पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये नोटिस भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि केजरीवाल लगातार नानुकुर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको एक तरीके से चुनाव कैंपेन में भटकाने की ये कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्रीय एजेंसी की तरफ से। और इसे लेकर आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मरलेना, उन्होंने कहा कि ईडी का ये समन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश है। आतिशी ने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया, बीजेपी उसी का बदला ले रही है। तो ये ईडी समन को लेकर ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी का सीधा हमला है। और अब आगे बढ़ते हुए बात देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहाँ पर बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है। 7 साल के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले साथ आए हैं। शुरू में टिकट को लेकर, आपस में सीटों को लेकर बातें बन नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद जो इंडिया अलायंस है उसमें अखिलेश यादव का आना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर तालमेल पर बात नहीं थी। लेकिन 7 साल बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक टाइप हुआ है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जिसके बाद कांग्रेस गदगद है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर 80 सीटें हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भी सुर बदल गए हैं। जहां पहले वह किसी भी हाल में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इस वक्त, उसमें शामिल नहीं होने के लिए तैयार थे, तो वहीं अब 25 फरवरी से अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। और आपकी तरह ही
हमारे मन में भी यही सवाल उठा कि ऐसा कैसे। कहा जा रहा है कि इस पूरी पटकथा को लिखने का काम प्रियंका गांधी ने किया कि कैसे जब अखिलेश और कांग्रेस को टाइप की, जो लगातार लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद पूरी जो स्क्रिप्ट जो एक तरह से लिखी गई इसकी, तो वो प्रियंका गांधी ने, उन्होंने न सिर्फ अखिलेश और राहुल के बीच बातचीत कराई बल्कि सीटों की जिद छोड़ने के लिए भी अखिलेश यादव को राजी किया। अब इसके बाद प्रियंका जानती थी कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया गया तो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अब 17 सीटों के बाद कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई, तो उसके बाद अब 63 सीटें बचती है 80 में से। अब उसमें अखिलेश यादव और जो भी इंडिया गठबंधन के अलायंस जो दल हैं वो अब उन सीटों पर लड़ सकते हैं। इसी के साथ ही अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। वहाँ पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में शामिल शिवसेना यूबीटी, जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उनके नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत की। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी के जो शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों का मेलजोल है और वो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है जिसकी से पीछे सरकार थी, बाद में एक नाथ शिंदे ने तोड़ लिया उसको। और इसमें तीनों पार्टियों के बीच 40 पर सहमति बन गई है। वहाँ पर 48 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटों पर फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि मामला अटका हुआ है, इसलिए अभी सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। बात जब महाराष्ट्र की हो रही है तब आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी का नया चिन्ह आ गया है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगली पॉलिटिकल रिकैप अपडेट के बारे में जो छाई रही इस हफ्ते, और वह है सत्यपाल मलिक के यहाँ सीबीआई छापेमारी की। सत्यपाल मलिक, आपको याद होगा, लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, उस दौरान अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया था। उसके बाद पुलवामा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने सीधा एक तरीके से सरकार पर इशारा किया। तो उसके बाद लगातार वो एक तरीके से केंद्र सरकार के आंखों में खटक रहे थे लगातार, और उनसे जुड़ी खबर है क्योंकि सीबीआई ने छापेमारी की है। तो इसके बाद सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल और सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर छापेमारी की, दिल्ली आवास से लेकर ऑफिस तक। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड हुई है। ये कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये बड़ा एलिगेशंस था। इससे पहले कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी हुई थी। रेड के बाद सत्यपाल मलिक ने जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स, उस पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि किसान का बेटा हूँ, छापों से नहीं घबराऊंगा। तो ये, हालांकि सत्यपाल मलिक अभी कहा जा रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में है। सत्यपाल मलिक इससे पहले केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई आरोप लगा चुके हैं, जैसा कि हमने कहा। अब आपको बताते हैं कि ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आखिर क्या है। कीरू जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रहा एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब नदी के पानी के बहाव को गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा करना है। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में पानी को स्टोर करने के लिए एक बांध बनाया जाता है। ज़रूरत के मुताबिक बांध से आगे पानी छोड़ा जाता है। प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी CVPPL यानी चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का इरादा इसके जरिए 624 मेगावाट बिजली पैदा करना है। कीरू प्रोजेक्ट के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि इस मामले में जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो और बिजली विभाग ने जांच की थी। एफआईआर में कहा गया कि जांच की रिपोर्ट से पता चलता है कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क पैकेज की टेंडरिंग प्रक्रिया में दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ। तो ये एलिगेशंस हैं और इसी को लेकर सीबीआई की छापेमारी हुई। हालांकि CVPPL की 47वीं बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि टेंडर देने की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसे रद्द कर दिया जाए और ई टेंडरिंग के जरिए फिर से टेंडर निकालकर बोली लगाई जाए। लेकिन इस निर्णय को लागू नहीं किया गया और टेंडर से उसी फर्म को दे दिया गया। और आज पॉलिटिकल रिकैप में बस इतना ही।
फिर अगली नेक्स्ट पॉलिटिकल रिकैप में कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।